Good morning. Today we will start lecture number 3, or as usual before starting the lecture number 3 उससे पहले हम जो है ये देखेंगे कि लेक्चर 2 में हमने जो है क्या क्या चीज़ों को कवर किया था। तो लेक्चर 2 में हमने सबसे पहले ये देखा था कि जो भी आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी बना रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए। तो वो लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि जो वो हेल्पफुल हो डिसीजन मेकर्स के लिए, कि जो डिसीजन मेकर ने डिसीजन लेना है उसके लिए वो हेल्पफुल हो। और सेकंड हमने किया था क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स उसमें क्या क्या होने चाहिए, रेलेवेंस होनी चाहिए, फेथफुलनेस होनी चाहिए, उसमें फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर सेम इंडस्ट्रीज़ को कंपेयर करना हो या प्रीवियस ईयर्स को कंपेयर करना हो तो डैट कैन बी कंपेयर्ड, और अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक जो है वो रा बंदा या एक ऐसा बंदा जिसको ज़्यादा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो भी उसको जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद हमने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे कि देयर आर 5 एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपने अकाउंटिंग सीखनी है तो इस 5 एलिमेंट्स के अलावा कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कहीं और जो है नहीं जाएगी। या तो वो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या तो वो एसेट्स में आएगी, लाइबिलिटी में आएगी, ऑनर इक्विटी में आएगी, रेवेन्यू में आएगी या एक्सपेंस में जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंसिडर किया जाएगा। तो एलिमेंट्स जो से एसेट्स को हमने डिस्कस किया था। एसेट्स क्या होते हैं? दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ द बिज़नेस के, वो बिज़नेस के जो है वो रिसोर्सेज होते हैं। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था लाइबिलिटीज़ को। तो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं कि रिसोर्सेज जहाँ से जनरेट किए जाते हैं, दीज आर द लाइबिलिटीज़। उसके बाद हमने जिक्र किया था कि ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी क्या होती है कि जो ऑनर है उसके कितने पैसे जो से इन्वेस्ट हुए हैं उस बिज़नेस में, या एसेट्स के अंदर जो रिसोर्सेज प्रोवाइड हुए हैं उसमें ऑनर्स का कितना क्लेम जो है वो है, तो उसको ऑनर इक्विटी में शो किया जाता है। देन वी स्टडीज़ रेवेन्यू कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं या जिस मकसद के लिए बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है उससे कितने पैसे जो से कमाए गए हैं या कितना जो से कैश इनफ्लो हुआ है। और उसके बाद एक्सपेंस को डिस्कस किया था हमने थोड़ा सा कि एक्सपेंस जो से वो क्या होते हैं कि जो उन रेवेन्यू का अर्न करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं और उसके अगेंस्ट जो भी पेमेंट्स की जाती हैं उसको रेवेन्यू जो है वो कंसिडर किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था रिकग्निशन एंड द मेजरमेंट क्राइटेरिया के, किस तरह जो है वो एसेट्स को या इन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट को किस तरह रिकग्नाइज किया जाता है और किस तरह उसको मेजर किया जाता है। थोड़ा सा टच दिया था, आगे जाके ऐसा होगा कि डिटेल में ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो आ जाएंगी। उसके बाद हमने किया था द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी कि हमने ये कहा था कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक जो से इसकी लीगल एंटिटी होती है और दैट इज़ सेपरेट फ्रॉम द ऑनर। ऑनर के जो अपने अखराजात होते हैं या अपने एसेट्स होते हैं वो बिज़नेस से सेपरेट होते हैं, वो उसको बिज़नेस में शामिल नहीं किया जाता, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉरपोरेशन एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद हमने क्या किया था कि एक इंट्रोडक्शन दिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो सी हैं उसका इंट्रोडक्शन था कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और कहाँ पे जो है वो चीज़ें आती हैं। तो आज का लेक्चर जो है हमारा वो बेस करता है अकाउंटिंग इक्वेशंस पे। तो दिस इज़ द मेजर थिंग, जिसके बाद हम जो है क्या करेंगे कि अपना न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट कर देंगे। जब भी जो है अकाउंटिंग को स्टार्ट किया जाता है तो उसको हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से। तो जैसा कि आपको उस पे जो है स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। तो एसेट्स कितने हैं? वो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल कि एसेट जो है हमारे पास $300,000 के हैं, दैट इज़ इक्वल टू 80,000 लाइबिलिटीज़ एंड 220,000 द ऑनर इक्विटी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एसेट्स जो से एसेट्स आर द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस,
और रिसोर्सेज प्रोवाइड कौन करता है? डेट इज़ प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टर्स एंड द ऑनर। तो इन्वेस्टर्स हमारे पास कहाँ पे आते हैं? दे कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ लायबिलिटीज़, और ऑनर इक्विटी जो सी है, जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती है, डेट कम इनटू द ऑनर इक्विटी। तो हमेशा क्या होता है कि एक क्वेश्चन ये जो है वो रेज किया जाता है, यूजली मैं भी स्टूडेंट से जो पूछता हूँ कि बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस क्यों होती है, कभी इसमें फ़र्क क्यों नहीं आता? तो उसका आंसर जो है वेरी सिंपल कि रिसोर्सेज, एसेट्स आर द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस एंड वट एवर द रिसोर्सेज दे आर प्रोवाइडेड बाय समवन। तो हमेशा रिसोर्सेज इक्वल होते हैं रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय। तो अगर आपकी बैलेंस शीट इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पे इक्वेशन में भी क्या है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, एसेट इज द रिसोर्सेज एंड दैट इज इक्वल टू द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय। तो रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय कहाँ से होते हैं? दैट इज द लायबिलिटी एंड द ऑनर इक्विटी। तो 300,000 इज इक्वल टू 80,000 प्लस 220,000। तो हमारे पास हमारी इक्वेशन जो सी अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाती है बराबर। और इसी तरह अगर आप नीचे देखें तो नीचे जो है एसेट्स को हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर में। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि जो एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि कैश क्या है, नोट रिसीवेबल क्या है और बाकी चीज़ें क्या हैं और इसको किस सीक्वेंस में लिखा जाता है। दैट इज़ 300,000। और उसके बाद अगर आप राइट साइड पे देखें तो लायबिलिटी जो सी है दैट इज़ 80,000, वो भी हाईलाइट की है येलो कलर से। और एंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ऑनर एंड रिटेन अर्निंग दैट इज़ द ऑनर इक्विटी, उसको भी हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज़ 220,000। तो अगर देखा जाए तो एसेट्स इज ऑन द लेफ्ट साइड दैट इज़ 300,000 एंड ऑनर इक्विटी एंड द लायबिलिटीज़ आर इक्वल to 300,000, 80,000 plus 150,000 and plus 70,000। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद जर्नल गैप, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कि ये क्या होते हैं और ये किस लिए बनाया गया है, इसका मकसद क्या है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें जो सी हैं वो क्या होती हैं कि जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मीन के जो ऐसे रूल्स या कवानीन जो हर जगह जो से हैं वो एक्सेप्टेबल हों। उसमें सबसे पहले जो से हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट को, फिर हम डिस्कस करेंगे फुल डिस्क्लोजर को एंड देन रेवेन्यू रिकग्निशन जो हमारा जाके आएगा चैप्टर नंबर 4 में। फिर जो सा मैचिंग प्रिंसिपल भी हमारा जो सा चैप्टर 4 में कवर होगा, वो हमारे आइंदा वाले लेक्चर्स में जो सा वो रिकवर होंगे। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या होता है? एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, कि जो एसेट्स होते हैं कंपनी के उसको रिकॉर्ड किया जाता है जब उसको ख़रीदा जाए, तो जो उसकी कॉस्ट होती है एट दैट टाइम जो भी आप अमाउंट पे करते हैं उस अमाउंट पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये नहीं होगा कि जी आप कहें कि जी अच्छा आज हम ये जो सा एक गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो ये अगले साल जो है इसकी वैल्यू जो सी है 20,000 या 50,000 कम हो जाएगी तो हम उसको 50,000 लेस करके लिख लें, हिस्सा नहीं होता। या एक लैंड खरीदी आपने कहा जी कि जिस दिन आपने सपोज आपने क्या किया था कि लैंड जो सी है 1 जनवरी को ख़रीदी और उसको प्रोसेस होते होते थोड़ा सा टाइम लगा, और जब आपने पेमेंट की तो पेमेंट जब आपने की है तो सपोज पेमेंट आपने की 10 लाख रुपए की या 20 लाख रुपए की, तो उस वक़्त जब आप पेमेंट कर रहे थे आप पहले आपका 1 जनवरी को एग्रीमेंट हुआ कि जी ठीक है ये मैं ज़मीन जो सा पीस ऑफ लैंड जो सा वो मैं 20 लाख रुपए में अपने बिज़नेस के लिए जो सा वो ख़रीद लूँगा। और जब आप पेमेंट करने लगे तो प्राइसेस जो सा सडनली इंक्रीज़ कर गई, तो एट दैट टाइम वही ज़मीन जो सी है 25 लाख रुपए में पहुंच गई। तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि 25 लाख रुपए में उसको अपनी बुक्स में इंटर कर लें, नहीं, जो आपने पेमेंट की 20 लाख रुपए उसी अमाउंट को आप अपनी बुक्स में इंटर करेंगे। जो आपने एक्विजिशन की है, जिस वक्त एक्विजिशन की थी, जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो आप बुक में लिखेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू में। भी ऐसा भी हो सकता है समटाइम कि फ्लड आ जाता है उस जगह पे, या आपको पता नहीं था वो जगह जो सी है वहाँ पे पानी आ जाता है रेनी सीजन में, तो ऐसे टाइम पे मतलब बाद में पता चला और डिस्क्लोज़ हुआ तो उसकी वैल्यू जो सी है वो 20 लाख रुपए की बजाय 15 लाख रुपए थी, या आपके डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी
तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि उसकी वैल्यू 15 लाख रुपए लिख देंगे, जो आप पे कर रहे हैं दैट विल बी मेंशन इन द बुक्स। तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्रिंसिपल। व्हेन व्हाट यू आर पेइंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन वो आप उसमें रिकॉर्ड करते हैं। और सेकंड जो हमारे पास आता है दैट इज़ द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट दैट मेक ए डिफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़र शुड बी डिस्क्लोज। अब वो कहते हैं कि सब चीज़ों को जो है वो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपन रख देना है, उसमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपने हाइड नहीं करनी जिसकी वजह से क्या हो कि जो डिसीजन मेकर है, हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में यही डिस्कस किया था कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना रहे हैं दैट इज़ ओनली द पर्पस इज़ ओनली और द मेन पर्पस इज़ टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकर। अब आपने क्या करना है कि पहले तो हमने कॉस्ट प्रिंसिपल पढ़ लिया, आप कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें कोई चीज़ आपने हाइड नहीं करनी। इसमें एक बड़ी अच्छी एग्जांपल ये आती है कि सपोज आपका बिज़नेस का कोई मुकदमा चल रहा है उसमें कोर्ट में, तो अब ऐसा हुआ कि जी उसका अभी तो कोई डिसीजन नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर में चांसेस हैं कि अगर डिसीजन आपके अगेंस्ट हो जाए तो आपको एक ह्यूज अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो इन दिस केस तो इस चीज़ को भी सपोज क्योंकि अभी डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन बैलेंस शीट में तो नहीं शो करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट के नीचे एज ए कंटीजेंस लायबिलिटी के तौर पे जो है ये शो कर दिया जाता है कि हाँ जी ये हमारा एक मुकदमा जो है वो चल रहा है और इसके यस में हमें ये बेनिफिट हो सकते हैं और नो होने में हमें ये बेनिफिट हो सकते हैं। यस मीन के भी आप ये कहें कि यस मीन कि अगर आपकी फेवर में कोर्ट जो है वो डिसीजन दे देती है तो आपको इतने लाख रुपए का बेनिफिट होगा, और अगर नो में डिसीजन दे देती है तो आपको इतने लाख रुपए के नुकसानात हो सकते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें जो सी वो ओपन होनी चाहिए ताकि रॉन्ग डिसीजन जो से वो ना लिए जा सके। उसके बाद हमारे पास आता है कंस्ट्रेन इन अकाउंटिंग, और इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है दैट इज़ द मटीरियलिटी, कि ऐसी कोई भी चीज़ जो डिसीजन मेकर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, उसको चेंज कर सके इन पॉजिटिव सेंस और इन नेगेटिव सेंस, वो जो है इस इंफॉर्मेशन में शामिल होनी चाहिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में शामिल होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसी चीज़ तो उसको हम क्या कहते हैं कि दैट इज़ वी कॉल दैट आइटम इज़ एज ए मटीरियल। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉस्ट बेनिफिट, इंश्योर दैट द वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ ग्रेटर दैन द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इट, कि जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो इंफॉर्मेशन जो है कंपटीटर्स के हाथ लग जाए और कंपटीटर्स जो है उससे बेनिफिट जो है वो यूज़ कर लें। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको भी ध्यान रखना है आपने कि ऐसी इंफॉर्मेशन ना हो जो आपके कंपटीटर्स के पास जो है वो पहुंच जाए कि आप उससे उतना बेनिफिट ना ले सकें जितनी आपको उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़े। सपोज आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक नई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें एक नई प्रोडक्ट आ रही है, तो आप अपनी उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उस नई प्रोडक्ट के बारे में जो है वो पूरी डिटेल जो है उसमें बता देते हैं। तो क्या होता है कि जो कंपेटिटर्स हैं आपके वो इस इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं और उसी आइडिया पे जो है काम करना शुरू कर देते हैं, और मैं भी वो आप लोगों से ज़्यादा एफिशिएंट हो और आपसे ज़्यादा जल्दी जो है प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दें। तो ऐसा करने में क्या होगा कि आपका जो है वो लॉस होगा, आपको उस स्मॉल इंफॉर्मेशन को देने की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा बियर करनी पड़ेगी। अब हम मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को जो है स्टैंडर्ड जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो तीन चीज़ों में जो है उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो की जाती है। नंबर 1 इज़ द एसेट्स, नंबर 2 इज़ द लायबिलिटी एंड नंबर 3 इज़ द ऑनर इक्विटी। तो एसेट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, आर द रिसोर्सेज कौन से होते हैं जिनसे आप फ्यूचर में कैश या प्रॉफिट जनरेट कर सकें या बिज़नेस को रन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज में आती हैं और उसको हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। तो नंबर 1 जो है करंट एसेट्स,
इसको वन बाय वन करके आगे हम डिस्कस करेंगे। देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड देन इंटेंजिबल एसेट जो है वो आते हैं। और ये जो जितने भी एसेट्स होते हैं ये बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पे जो है वो शो किए जाते हैं। और राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में हमारे पास आती हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी इज़ द करंट लाइबिलिटीज़, और उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, और देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो शेयर होल्डर इक्विटी में क्या आता है, द शेयर कैपिटल के जितना ऑनर्स ने उसमें इन्वेस्टमेंट की है वो, और उसके बाद हमारे पास रिटेन अर्निंग आती है। रिटेन अर्निंग क्या होती है कि जो भी ऑपरेशन से पैसे अर्न किए जाते हैं जो आप शेयर होल्डर्स को नहीं दे रहे थे, वो अभी ऑनर्स की जो है वो जो से एक अमानत है वो बिज़नेस के अंदर जो है बड़ी होती है, तो उसको क्या किया जाता है एज ए रिटेन अर्निंग जो है वो शो किया जाता है। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। तो करंट एसेट्स कौन से होते हैं, एसेट एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड टू कैश आर यूज्ड इन द बिजनेस विद इन द ईयर। मतलब एक साल के अंदर ऐसे एसेट्स जो एक साल के अंदर इस्तेमाल हो जाएं, या जो है एक साल के अंदर जो है वो क्या कहना चाहिए उसको, विद इन 1 ईयर उसको कैश में कन्वर्ट हो जाए। या तो वो कैश होता है या एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो उनको हम क्या कहते हैं, करंट एसेट कहते हैं। जो मतलब जिनको आप क्विकली जो है वो कैश में कन्वर्ट जो है किया जाए। लाइक बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, दैट इज़ द करंट एसेट। आप क्या करते हैं, आप जाते हैं बैंक में, बैंक से जो है वो कैश ले लिए, लोगों ने क्या कहते हैं आपके पैसे देने, आपने माल सप्लाई किया हुआ है और वो अभी उनके पास पैसे नहीं, तो उन्हें 1-2 महीने का टाइम लिया हुआ है। आप क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं, जाके पैसे जो है वो ले लेते हैं। तो दीज आर इन द करंट एसेट्स। और इनको कैसे लिखा जाता है, लिस्टेड इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन कि उसको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। लाइक सबसे ऊपर अगर आपने देखा होगा, आगे जाके भी हम देखेंगे कि सबसे ऊपर हमने लिखा होता है कैश, कैश इन हैंड, देन कैश एट बैंक, देन अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल। लिक्विडिटी के जितना टाइम उसको कैश, उस आइटम को, उस एसेट को कैश में कन्वर्ट होने को लगता है, तो उसको उसी सीक्वेंस में जो है लिखा जाता है। इसकी एग्जांपल जो से मैंने आपको बताई थी, स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे कि इंक्लूडिंग कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज वो होती हैं कि जो हमारे पास क्या कहना चाहिए, रॉ मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ है, उसको हम एज ए इन्वेंट्री जो है वो कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये हैं कि आपने क्या किया था कि जी लाइक के बिजली का बिल आया था, तो वो आपने जो है वो पे कर दिया, तो बाद में पता चला कि जो मीटर रीडर था उसने एक्स्ट्रा बिल जो है वो हम रीडिंग गलत ली थी, तो आपने 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिए थे, तो वो जो है आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि जी टैक्स आपने जो है वो एडवांस पे कर दिया था नेक्स्ट ईयर का, वो प्रीपेड एक्सपेंस में आ जाएंगे। किसी बंदे ने जो है सैलरी मांगी हुई थी एडवांस जो है 1 महीने की, तो आपने उसको सैलरी दे दी है, तो वो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस में जो है कंसिडर किया जाए। वो एक्सपेंसेस जो मतलब एडवांस में आपने कर लिए, तो उनको प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है कहा जाता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे हम जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये होती है दैट इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन 1 ईयर। लाइक कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, या आप देख रहे हैं कि एक बिज़नेस जो है वो मोर सक्सेसफुल जा रहा है एज़ कम्पेयर टू योर बिज़नेस, या आप उसमें आपको ग्रोथ नज़र आती है, तो आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करते हैं कि आप उस बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दैट इज़ मोर देन 1 बिज़नेस। उसमें हम कहते हैं कि जो पैसे डेट आर द शेयर्स जो उनसे आपने ख़रीदे हुए हैं या किसी को डेट किया हुआ है, तो वो पैसे जो उनसे आपने लोगों से लेने हैं, तो वो जो है दैट इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन 1 ईयर। तो 1 साल से पहले या 2 साल से पहले आपको नहीं मिलती, तो उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कहा जाता है। और सेकंड, दीज एसेट्स आर नॉर्मली नॉट इंटेंडेड टू बी सोल्ड विद इन नेक्स्ट ईयर, विद इन द ईयर। ये वो एसेट्स होते हैं जिनका आपका प्लान होता है कि ये 1 साल के अंदर आपने इनको सेल नहीं करना। दैट्स मतलब 1 साल से ज़्यादा
जो है वो टाइम जो है इसमें लगेगा। तो ऐसे एसेट्स को जो है हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नाम दिया जाता है कि 1 साल के अंदर आपने इसको नहीं करना। और उसके बाद हमारे पास जो सा आ जाता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में टेंजिबल एसेट्स विद रिलेटिवली लॉन्ग यूज़फुल लाइफ, मतलब इनमें वो चीज़ें आती हैं जिनकी लाइफ जो सी है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है। प्रॉपर्टी आपने जो है ख़रीद ली, लैंड, पीस ऑफ लैंड जो है वो ख़रीदा है फॉर बिज़नेस, या आपने एक बिल्डिंग ख़रीद ली है, तो उनकी लाइफ दैट इज़ मोर देन 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर या 20 ईयर जो है होती है। तो उनको जो है इस कैटेगरी में हम जो है शामिल करते हैं। एसेट यूज इन ऑपरेटिंग द बिज़नेस, के जो बिज़नेस को ऑपरेट करने में जो है वो हेल्पफुल जो है वो होते हैं, उनको हम जो है इस कैटेगरी में लेके आते हैं। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, डिलीवरी इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, तो ये सारी, अब लैंड को ले लें, लैंड और बिल्डिंग को जो है वो सेपरेट शो किया जाता है अकाउंटिंग में। लैंड और बिल्डिंग को इकट्ठा नहीं शो किया जाता, क्योंकि लैंड की लैंड की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और बिल्डिंग जो है वो डेप्रिशिएट हो रही होती है, उसकी वियर टियर होती है, और एक टाइम आता है 10 साल, 15 साल, 20 साल या 50 साल उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद आपको उसको डिमोलिश करके दोबारा बनाना होता है। लेकिन लैंड की वैल्यू जो है दैट इज़ ऑलवेज अप्रिशिएट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान के अलावा दुनिया में ऑलमोस्ट जो है हर जगह पे लैंड की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद बात करते हैं मशीनरी की। तो मशीनरी जो सी है वो आप ख़रीदते हैं इस पर्पस के लिए कि जो है आप प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकें। तो ये भी जो है हमारा एज एसेट्स है। और उसके बाद आप इक्विपमेंट जो है वो ख़रीदते हैं। सपोज आपने एक मशीनरी ली या एक प्लांट लिया, तो उस प्लांट को मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होगी, इक्विपमेंट की, वो भी होगा। या आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसमें आपने सबसे पहले एक ऑफ़िस बनाया, तो ऑफ़िस में आपको क्या हुआ कि आपको टेबल्स चाहिए, चेयर्स चाहिए, लैपटॉप चाहिए होगा, कंप्यूटर चाहिए होगा, एसी लगाना होगा, वहाँ पे कारपेट बिछाना होगा, सो मैनी थिंग्स जो सी हैं वो, जब आप ये चीज़ें, कुर्सी, मेज़, फिक्सचर, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें भी जो है आपके एसेट्स में आती हैं। और ये सारी चीज़ें क्या होता है कि दीज ऑल एसेट्स आर हेल्पफुल टू डे ऑपरेशंस। जो आपने प्रॉफिट कमाना होता है कि उसके लिए जो है डे ऑपरेशन के लिए ये चीज़ें जो सी आपकी हेल्पफुल शामिल होती हैं। अब बात आ जाती है डेप्रिसिएशन पे। तो जब आपने एसेट एक ख़रीद लिया है तो उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे, या उस एसेट की एक लाइफ तो होगी, उस लाइफ के बाद जो सा इस एसेट ने क्या करना है कि ये ख़त्म हो जाना है, या उसकी वैल्यू जो सी है वो ज़ीरो हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं? एलोकेशन ऑफ एन एसेट्स फुल परचेज प्राइस टू मैच कॉस्ट टू रेवेन्यू over the entire estimated useful life instead of expensing full cost in the year of purchase। अब होता यूँ है कि जब सपोज़ आपने एक मशीनरी जो है वो ख़रीद ली। अब जब आपने मशीनरी ख़रीदी तो आपने मशीनरी, सपोज़ कि आपने 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी। अब ये 5 लाख रुपए की मशीनरी जो सी है आप 1 साल में तो नहीं यूज़ कर सकते। अगर तो आप 1 साल में यूज़ कर लेते हैं तो ठीक है, दैट्स एनफ कि आपकी 1 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उस मशीनरी की लाइफ जो सी है दैट इज़ 5 साल है, 10 साल है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस मशीनरी को 10 साल यूटिलाइज़ करना है। तो अब आप उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं कि जी वो मशीनरी जो है फर्स्ट ईयर में भी यूटिलाइज़ हो रही है, सेकेंड ईयर में भी हो रही है, थर्ड ईयर में भी हो रही है। तो अब आपने 10 लाख रुपए की सपोज मशीनरी ली, तो 10 साल इसकी लाइफ है। तो अब आप इसको एवरी ईयर डेप्रिसिएशन जो सी है वो चार्ज करेंगे कि हमने इसको 1 साल में 1 लाख रुपए की ये मशीनरी जो सी है वो यूटिलाइज़ की। तो 10 लाख रुपए की आपने ख़रीदी, और फर्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ ईयर आप क्या करेंगे कि उस मशीनरी में से
माइनस कर देंगे 1 लाख रुपए, तो अब मशीनरी आपके पास कितनी रहेगी, 9 लाख रुपए की, और वो जो 1 लाख आपने माइनस की है उसको आप एज ए एक्सपेंस शो कर देंगे इनकम स्टेटमेंट में कि हमने ये 1 लाख रुपए की मशीनरी यूटिलाइज की जिससे हमने रेवेन्यू जनरेट किया है। सपोज ये तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि जी 10 साल उसकी लाइफ थी, एक 10 लाख रुपए की मशीनरी ली और उसको जो है उसी तरह हमने यूटिलाइज़ किया और एक उसको डिवाइडेड बाय 10 किया और पर ईयर जो है हो गया। और उसके बाद 10 साल के बाद हम देखते हैं कि जी वो मशीनरी सेलेबल है कि नहीं है, अगर सेल हो जाए तो कितनी की हो जाएगी, और वो आगे जाके जो है हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब होता यूँ है कि सपोज़ कुछ मशीनरीज ऐसी होती हैं जिसमें आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि अच्छा जी ये मशीनरी जो है 1 लाख यूनिट या 10 लाख यूनिट जो है वो 1 मिलियन यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। अब उसकी डेप्रिसिएशन आप किस तरह काउंट करते हैं कि 1 साल के अंदर उसने कितने यूनिट जो है प्रोड्यूस किया। आपने मशीनरी ले ली, मशीनरी आपकी जो है वो आ गई 10 लाख रुपए की, फिर आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं कि ये 1 यूनिट निकालने की कॉस्ट कितनी होगी। सपोज 1 यूनिट जो है वो निकालने की कॉस्ट जो है वो 1 रुपीज़ है, तो फर्स्ट 10 लाख रुपए की मशीन थी, फर्स्ट ईयर आपने 50,000 या सपोज 65,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किए। तो अब फर्स्ट ईयर आप क्या करेंगे कि उस मशीनरी में से माइनस कर देंगे 65,000 रुपीज़ एज ए डेप्रिसिएशन कि आपने 65,000 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो दैट इज़ द डेप्रिसिएशन, दैट इज़ द एक्सपेंस जो आपने उसमें से निकाल दिया। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी कि एक आपने स्ट्रेट कर दी और एक आपने क्या किया कि एज यूनिट कर ली। द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग लाइव एसेट विद इनडेफिनेट लाइव्स लैंड इज़ नॉट डेप्रिसिएटेड। कहते हैं कि ऐसे एसेट जिनकी लाइफ जो है वो काफ़ी लंबी हो, इनडेफिनेट पीरियड के लिए हो, तो उसको जो है डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। लाइक लैंड की एक एग्जांपल है कि लैंड को डेप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, लैंड हमेशा अप्रिशिएट ही होती है। तो इसलिए जिसकी लाइफ इनडेफिनेट पीरियड के लिए हो तो उसको डेप्रिशिएट जो है वो नहीं किया जाता। आगे हमारे पास आ जाती है कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट्स शोज द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टेकन टू डेट। तो अब कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्या शो करती है कि सपोज मैंने प्रीवियस एग्जांपल दी थी कि हमने 10 लाख रुपए का एक जो सी मशीनरी जो सी वो ख़रीदी। तो अब आपने ख़रीदी थी मशीनरी जो सी है 2000 में, तो आपने क्या किया कि 1 लाख रुपए जो है 2001 में उसके माइनस कर दिया कि जी ये पिछले साल इस्तेमाल होगी, फिर 2002 में, 3 में, 4 में। तो जब 2005 की बैलेंस शीट हमने बनाई तो वहाँ पे प्लांट मशीनरी का जो सा हेड था उसके ऊपर लिखा हुआ था 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए के नीचे लिखा हुआ था कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन मीन के पिछले जितने सालों में डेप्रिसिएशन आपने कम्युलेट की है। तो 5 लाख रुपए कम्युलेट हुई थी, वो आपने माइनस की और 5 लाख रुपए बाकी वैल्यू रहेगी। सपोज दूसरी एग्जांपल अगर हम ले लेंगे यूनिट प्रोड्यूस, तो यूनिट आपने कितने प्रोड्यूस किए 5 साल। एक आपने 10 लाख रुपए की मशीन ली, उसकी कैपेसिटी कितनी थी 10 लाख यूनिट की, तो पिछले 5 सालों में आपने लाइक 2,75,000 जो सा यूनिट प्रोड्यूस किए। तो अब आप क्या करेंगे कि कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन जो सा काउंट करेंगे कि अच्छा ये इस मशीनरी में से जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी 10,000 की, और इतने जो है वो प्रोड्यूस हो गए 2,75,000। तो अभी बाकी माइनस करके इतने यूनिट्स हम मोर प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी आर कम्युलेटेड प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन, उसको कम्युलेट करके इकट्ठा करके शो कर रहे होते हैं कि कितनी कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स एंड इट्स कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन इज रेफर टू एज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द कॉस्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो कैरिंग अमाउंट ये होती है कि जो आपकी कॉस्ट थी जब आपने एसेट्स को बाय किया उसमें से जितनी डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन जितनी भी माइनस कर दी, तो उसके बाद आपके पास कैरिंग कॉस्ट आ जाती है कि हाँ अब हमारे पास ये जो मशीनरी है, ये प्लांट है, इसकी इस वक्त जो वैल्यू है हमारे पास वो इतनी है या ये इतने यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। अब बात आ जाती है इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट्स that do not have physical substance are represent are prevailing are right। मतलब ऐसे इंटेंजिबल जिनको हम जो है वो छू नहीं सकते, जिस तरह हम ये कहते हैं कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, सो ऑन।
तो ये इनको तो हम छू सकते हैं, लेकिन इंटेंजिबल वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, लाइक के जी गुडविल है कंपनी की, दैट इज़ द एसेट्स, कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा नाम बनाया हुआ है, दैट इज़ द एसेट्स। पेटेंट्स हैं, उसके पास कोई राइट्स हैं, कॉपी राइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, ट्रेड नेम है, लाइसेंस है, तो दीज आर ऑल इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये जो से क्या होते हैं कि ये इनको हम छू नहीं सकते, लेकिन ये कंपनी के लिए एक एसेट्स होते हैं, और ये कंपनी सेल कर सकती है फ्यूचर में किसी बंदे को, किसी कॉरपोरेशन को, या किसी दूसरे उसको। इंटेंजिबल एसेट्स के बाद हम चलते हैं कि जो बैलेंस शीट्स है उसके एसेट साइड जो है वो कैसे होती है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देखेंगे कि द नेम ऑफ द कॉरपोरेशन, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसके बाद आप डेट जो से स्पेसिफिक डेट मेंशन करते हैं, December 31, 2009। इट इज़ ऑलवेज एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ मंथ भी बन सकती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बिज़नेस, कि जी मतलब कुछ बिज़नेस जो से उनको क्विकली चाहिए होती हैं, कुछ बिज़नेस जो है एट द एंड ऑफ उनको रिक्वायरमेंट होती हैं, तो एट द एंड ऑफ ईयर बन से वो बना लेते हैं। तो एसेट्स में आप देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाते हैं दैट इज़ द कैश। कैश हमारे पास आ गया। हमने पहले बताया था लिक्विडिटी फॉर्म की शेप में जो है इसको शो किया जाता है। उसके बाद अकाउंट कैश जो है हमारे पास 2000 रुपीज़ है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल इज़ 4000 हमारे पास आया, ये उस कैश के बाद जो है शो किया है। फिर सप्लाईज आ गई 1800 की, और उसके बाद इक्विपमेंट आ गया। अब इक्विपमेंट कितने का था? व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड इट वाज $24,000, और अगर आप देखें कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? $8,000। तो जब हमने ख़रीदा था ये इक्विपमेंट तब 24,000 का था, और उसके बाद 8,000 रुपये की डेप्रिसिएशन जो है वो कम्युलेट हो चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है प्रीवियस ईयर में। और उसके बाद हमने बात की थी कैरिंग कॉस्ट की, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी है? दैट इज़ 16,000 इज़ कैरिंग कॉस्ट के। अब जो इक्विपमेंट है, वो जो भी इक्विपमेंट हमारे पास है उसकी जो अब कॉस्ट बनती है, जो अब उसकी कॉस्ट है, दैट इज़ 16,000 जो रिमेनिंग रह गई है। तो अगर टोटल हम इसका करते हैं एसेट्स का, तो दैट इज़ 23,800। तो टोटल एसेट्स हमारे पास कितने आ गए? 23,800। उसके बाद हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की, कि लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। Liabilities are the resources provided by the persons are provided by, जिन लोगों से रिसोर्सेज प्रोवाइड हुए, जो लोग रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो लाइबिलिटीज़ के हेड में आते हैं और ऑनर इक्विटी के हेड में आते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ क्या होंगी? ऑब्लिगेशन दैट आर सपोज टू बी पेड विद इन द कमिंग ईयर, एक साल के अंदर अंदर जो भी आपके ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो भी आपने पैसे पे करने हैं, उनको हम जो है करंट लाइबिलिटीज़ में शामिल करते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल क्या हुआ जी? कि आपने इक्विपमेंट ख़रीद लिया। अब इक्विपमेंट ख़रीदने के बाद आपने कहा जी कि अच्छा अभी तो मेरे पास 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ आप ले लें, और उसके बाद क्या होगा कि 1000 रुपीज़ मैं आपको 1 महीने के बाद जो है वो दे दूंगा। तो वो जो आपने पैसे भी पे करने हैं वो अकाउंट पेबल्स के हेड में जो है वो आ जाएंगे। या ऐसा हुआ कि आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया था, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, और पैसे जो है आप माल क्रेडिट पे लेते हैं। रॉ मटेरियल आपके पास आ गया, आपने उसको यूटिलाइज़ किया, जब नेक्स्ट ऑर्डर देने लगे तो प्रीवियस जो है वो उसकी रॉ मटेरियल की पेमेंट कर दी। तो वो जो आपका अकाउंट पेबल स्टैंड कर रहा है दैट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ योर बिजनेस, तो वो आपने पे करना है। नोट पेबल भी इसी तरह ही है कि आपने उनसे नोट राइट किया हुआ था कि जी मैं भी उनसे पैसे दे दूंगा और आपको चाहिए थे। डिटेल में आगे जाके इसका पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, किस लिए लिखा जाता है और क्या क्या पर्पज़ है। इंटरेस्ट पेबल के आपने जो है वो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी आपके बिज़नेस में, तो उस पर आपका जो अभी इंटरेस्ट जो आपने पे करना है अभी तक आपने पे नहीं किया, ड्यू था, आउटस्टैंडिंग था, विद इन 1 ईयर टू जो है विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर जो आपने पे करना है वो भी आप इसमें लिखेंगे, या वो जो है क्या कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर जो है वो आता है।
उसके बाद हमारे पास आ जाती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? डेट एक्सपेक्टेड टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर, जिनको आपने 1 साल के अंदर नहीं पे करना होता, अब ग्रेटर दैन 1 ईयर पे करना होता है। डेट इज़ द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। इसमें आ जाता है कि जी आपने बॉन्ड इशू किए थे, तो वो लोगों से पैसा लिया हुआ था, आपने 5 ईयर्स के बॉन्ड इशू किए थे, तो अब वो 5 साल बाद आपने वापस करने, या अभी उसके मेच्योर होने में जो है वो 2 साल हैं या 3 साल हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में शो करेंगे। मॉर्टगेज की हुई थी कोई प्रॉपर्टी, लैंड या कोई बिल्डिंग, आपने जो है मॉर्टगेज कर दी थी, बैंक्स वालों को दी, उसके अगेंस्ट आपने पैसे ले लिए थे, तो वो भी आपकी लॉन्ग टर्म में आ गया, अगर वो पैसे जो है आपने मोर देन 1 ईयर के लिए थे। नोट पेबल्स मोर देन 1 ईयर। लीज लाइबिलिटीज़ के कोई ऐसी चीज़ जो सी है, जो गाड़ी या कोई ट्रक्स जो से आपने अपने बिज़नेस के लिए, सपोज आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आपने कहा जी ठीक है मेरे पास एक ट्रक होना चाहिए जिसमें सामान लाने ले जाने में आसानी हो, तो वो भी आप, अगर वो आपने लीज पे लिया है बैंक से या किसी कंपनी से, तो वो भी आपकी लाइबिलिटीज़ है। और आप इफ़ वो लाइबिलिटी रिटेन करती है मोर देन 1 ईयर, तो आप क्या करते हैं कि उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में शो करते हैं। अब एसेट्स की बात होगी। करंट एसेट्स हमने पढ़े थे, उसके बाद हमने पढ़ा था जो उनसे लॉन्ग टर्म एसेट्स, और फिर प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी, और उसके बाद हमने क्या किया कि लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। अब हम आ जाते हैं शेयर होल्डर इक्विटी की तरफ है। तो शेयर होल्डर इक्विटी में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो शेयर कैपिटल, investment of the cash or other assets in the business by the shareholder in exchange for preferences or common share। जो preferred share होते हैं या common share होते हैं उनके अगेंस्ट। तो अब इसमें ये होगा कि जी जो भी कैश बिजनेस में ऑनर ने इन्वेस्ट की है। अब एक और बात, कैश और अदर एसेट्स। तो समटाइम ये भी होता है कि बिजनेस में एक बंदा कहता है कि जी ठीक है ये मेरी गाड़ी है, तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसको भी मैं बिज़नेस में जो है वो यूटिलाइज़ करता हूँ। तो वो एट दैट टाइम वो गाड़ी सपोज 5 लाख रुपए की थी, तो 5 लाख तो आपके पास गाड़ी एसेट्स वाली साइड पे तो 5 लाख रुपए आपके पास आ गए, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो गाड़ी है वो तो ऑनर की है, तो वो 5 लाख रुपए अभी आपने उसको वापस करने हैं, तो वो भी एक ऑनर इक्विटी में शो होता है। क्योंकि समटाइम कुछ स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि अच्छा सिर्फ पैसे जो है वही ऑनर इक्विटी में आएंगे या कोई फिजिकल एसेट भी ऑनर इक्विटी में आ सकता है। तो फिजिकल एसेट्स भी ऑनर इक्विटी में आ सकता है कि लाइक के जी जिस जगह पे आप लोग बिजनेस कर रहे हैं या जो बिजनेस है उस कंपनी का, तो ऑनर क्या करता है कि वो जो पीस ऑफ लैंड है या बिल्डिंग है वो ऑनर की थी, उसने कहा जी ठीक है ये भी मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो भी ऑनर इक्विटी में आएगी। रिटेन अर्निंग केप्ट फॉर यूज़ इन द बिजनेस, के जो पैसे आपने अर्न किए तो अब उसमें से कुछ ना कुछ तो आपने देना, इंटरेस्ट भी पे कर दिया आपने, खर्चे भी हो गए, सारा कुछ हो गया, उसके बाद वो पैसे आपने रख लिए नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए, लेकिन वो भी लाइबिलिटीज़ है किसकी, क्योंकि पैसे किसने इन्वेस्ट किए थे, पैसे इन्वेस्ट किए थे ऑनर ने। तो अब उसमें से जितना भी इनकम जनरेट हो रही है या जितने भी लॉसेस जनरेट हो रहे हैं वो ऑनर ने बियर करने हैं अप टू द अमाउंट ही इज़ इन्वेस्टेड। तो अब जो प्रॉफिट हुआ है वो भी लाजमी बात है कि अगर लॉस ऑनर बियर कर रहा है तो प्रॉफिट जो है वो भी ऑनर के खाते में जाना चाहिए, और जब ऑनर के पास जाएगा तो या तो वो बिजनेस में रहेगा या वो और उसको इन्वेस्ट कर देगा। तो अभी ये है कि अगर वो इन्वेस्ट नहीं करता, बिजनेस में ही रहता है, तो एज ए ऑनर ये जो है रिटेन अर्निंग के हेड में उसको हम शो कर देते हैं। इसके बाद अभी तो हमने बैलेंस शीट की जितने भी जो सी हैं वो चीज़ें थी उसको हमने पढ़ लिया कि जी एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, ऑनर इक्विटी क्या होती हैं। तो एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपकी ये कॉन्सेप्ट जो है वो मोर क्लियर हो जाएगा, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो हमारे पास एक कंपनी है जेजेस लोन केयर सर्विस, जो सा ये लोन जो सा होता है उसको जैसे कि पिक्चर से आपको नज़र आ रहा है कि लोन को मेंटेन करने के लिए एक कंपनी जो है वो बनाई है। तो इसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या, ऑन May 1st 2003 जिल जॉन्स एंड हर फैमिली इन्वेस्टेड 8,000 in JJ Loans Care Services and receive
800 शेयर्स ऑफ द स्टॉक। अब क्या किया कि जी जिल जॉन्स जोन्स है और उसकी फैमिली ने क्या किया कि $8,000 जोन्स है वो कंपनी में इन्वेस्ट किए और उसके अगेंस्ट उसने क्या किया कि 800 शेयर्स जो से शेयर्स ऑफ द स्टॉक 800 शेयर्स जो से वो उसने ख़रीद लिए। अब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या हुआ कि अच्छा जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उसका डबल इफेक्ट होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ट्रांजैक्शन का एक जगह पे इफेक्ट हो। अब इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट हुआ कि कैश जो है बिजनेस में वो आया कितना $8,000 जो है वो कैश बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ, वो एसेट्स में आ गया 8,000 और उसके बाद कैपिटल स्टॉक जो है एज ए लायबिलिटी जो है वो उसमें पुट कर दिया गया एज ए ऑनर इक्विटी लायबिलिटी साइड पे। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। तो हमारे टोटल एसेट कितने हो गए $8,000 और उसके साथ साथ हमारी लायबिलिटीज़ कितनी होगी वो भी $8,000 की हो गई। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। दोनों साइड पे आपको इफेक्ट नज़र आ गया, कैश भी आ गया, इधर रिसोर्सेज आ गए और उधर लायबिलिटी भी जनरेट हो गई। सेकंड में को क्या हुआ कि जे परचेज ए रीडिंग लॉन मूवर कि वो उसने वो मशीन ख़रीदी जिससे जो है वो घास को काटा जा सकता था और वो कितने की ख़रीदी उसने $2,500 कैश में पेमेंट की। अब जब ये एक ट्रांजैक्शन हुई दिस इज़ वन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसको आप अपने जहन में ज़रा सोचें कि 2,500 की उसने एक मशीनरी जो है वो ख़रीदी है। तो इसका मतलब है कि जब मशीनरी की बात आई तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि दिस इज़ एन एसेट। तो एसेट कहाँ पे आएगा, एसेट्स आपका आएगा दैट इज़ ऑन एसेट साइड। तो एसेट साइड पे आ गया किसके हेड से, टूल एंड इक्विपमेंट से। अब एक तो ट्रांजैक्शन आपने ये कर ली, एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लिया। अब इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा कि आपने क्या पे किया, कैश पे किया। तो कैश कितना आपका माइनस हुआ, दैट इज़ 2,500। तो कैश आपका माइनस हो गया 2,500 और रिमेनिंग कैश जो है आपने इस स्क्रीन पे देखें कि उसमें पहले आपके पास 8,000 कैश था, अब उसमें से जब आपने $2,500 की जो है वो टूल एंड इक्विपमेंट ख़रीद लिए तो आपने उसमें से 2,500 माइनस कर दिए। तो लेकिन ये दोनों ट्रांजैक्शन जो है इसका इफेक्ट एसेट साइड पे हुआ। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो भी ट्रांजैक्शन आप करें उसका इफेक्ट एसेट और लायबिलिटी साइड पे। सम टाइम ये होता है कि एक ट्रांजैक्शन आप करते हैं उसका इफेक्ट एसेट्स पे ही होता है, सिर्फ एसेट्स वाली साइड पे। और सम टाइम ऐसा होता है कि कोई ट्रांजैक्शन आपकी सिर्फ लायबिलिटी साइड को इफेक्ट करती है, लेकिन इफेक्ट दो आइटम्स पे या दो चीज़ों पे या दो एलिमेंट्स पे होता है। तो अगर हम टोटल करके देखते हैं तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 800,000 इन द एसेट साइड एंड 800,000 ऑन द ऑनर इक्विटी साइड। उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, दोनों चीज़ें बैलेंस चल रही हैं। अगर सपोज हम ये करते हैं कि एसेट साइड पे 7,500 आ रहा होता और इस ऑनर इक्विटी साइड पे 8,000, तो इसका मतलब ये था कि कुछ आपने एरर की है बैलेंस शीट को बनाते हुए, कोई एक ऐसी चीज़ जो सी आप भूल गए हैं बैलेंस शीट में लिखना, तो इसलिए बैलेंस जो है वो नहीं आ रहा। या समटाइम ऐसा हो कि जी आपने ऑनर इक्विटी में देखा कि जी एसेट जो से 8,000 के आ रहे हैं और ऑनर इक्विटी जो है 8,500 की आ रही है, या कैश आपका 500 एक्सेस हो गया, तो अकाउंटेंट ये नहीं करता कि वो $500 जो है पॉकेट में डाले और मज़े से घर चला गया कि आज 500 की इनकम हो गई है। बट ही हैव टू जस्टिफाई, उसने जस्टिफाई करना है कि वो 500 कहाँ से एक्स्ट्रा हुए। तो वो कहीं ना कहीं एरर जो है वो लाजमी आती है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कोई ऐसा रेवेन्यू जो है वो उसने नहीं लिखा होता। तो नेक्स्ट क्या हुआ थी कि ये जो जे की कंपनी थी इसने क्या किया कि 8 मई को एक परचेज़ किया ट्रक, और ट्रक की कॉस्ट कितनी है, दैट इज़ $15,000। अब जे ने 15,000 रुपये का ट्रक तो ले लिया। अब ट्रक जब लिया है तो उसको जो है डाउन पेमेंट की है $2,000 की, और उसके बाद उसने क्या किया कि एक नोट पेबल लिख दिया कि जो रिमेनिंग $30,000 हैं वो पे करेगा फ्यूचर में किसी टाइम पे भी। ठीक है, तो अब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या हुआ कि अगेन आप देखें कि जब उसने क्या किया कि ट्रक ख़रीदा, तो ट्रक ख़रीदने के जब ट्रक ख़रीदा तो एक तो उसके पास ट्रक आया, तो ट्रक की कॉस्ट कितनी थी
$15,000, $15,000। तो $15,000 का ट्रक, तो इधर आप देखें तो उन्होंने $15,000 जो है वो मेंशन कर दिया। उसके बाद अब उसने कैश कितना दिया, कैश दिया उसने 2,000, तो 2,000 कैश में से माइनस हो गया, तो वो जो 5,500 था वो माइनस होकर कितना आ गया, 3,500। उसके साथ उसने क्या किया कि एक नोट पेएबल लिखा, एक लाइबिलिटी क्रिएट की कि हाँ ये पैसे मैं फ्यूचर में दे दूंगा। तो अब वो नोट पेएबल जो है वो आ गया कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड पे, लाइबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी साइड पे, नोट पेएबल 13,000 का। तो लेट्स, अब हम क्या करते हैं कि अब दोबारा इसको हम टोटल करके देखते हैं। तो टोटल किया तो एसेट्स हमारे पास कितने हो गए, दैट इज़ 21,000, द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। और रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय मीन लाइबिलिटीज एंड द ऑनर इक्विटी, तो दैट इज़ अगेन 21,000। इट्स मीन वी आर गोइंग राइट, कि हमने अभी तक कोई ऐसी गलती नहीं की जिसकी वजह से हमारी बैलेंस शीट इक्वल ना आ रही हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। 11 मई को क्या हुआ, जेजे ने कुछ रिपेयर पार्ट्स जो से हैं वो परचेज़ किए, और वो कितने के परचेज़ किए, $300 के ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब ये है कि वो उसने कैश पे जो है वो नहीं ख़रीदे। ऑन अकाउंट मीन कि वो उसने क्रेडिट पे जो है वो लिए हैं, अभी उसने पैसे नहीं दिए, और उसने क्या किया कि वो $300 के रिपेयर्स के जो पार्ट्स हैं वो जो से ख़रीद लिए। तो अब रिपेयर के जो पार्ट्स हैं वो पहले भी थे हमारे पास, वो कितने के थे, दैट इज़ 2,500। तो अब टूल्स एंड इक्विपमेंट में इजाफा हो गया कितने का, 300 का, $300 का और इजाफा हो गया। अब वो $300 उसने क्या किया कि अगेन वो उसमें ऐड कर दिए, तो अब हमारे पास टूल एंड इक्विपमेंट्स कितने हो गए, 2,500। ठीक है। अब अगर आप आगे देखें तो अगर तो उसने कैश में से पे किए होते 300, तो वो 300 सिंपली माइनस कर दिए जाते कैश में से, लेकिन उसने कैश में से वो 300 जो है वो $300 नहीं पे किए। ये जो टूल्स इक्विपमेंट जो है उसने बाय किए हैं वो क्रेडिट पे किए हैं। तो अब उसने क्या किया कि अकाउंट पेएबल जो है वो जनरेट हो जाएगा, एक लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी जिसको हम करंट लाइबिलिटीज़ में शो करते हैं, दैट इज़ 300 कि अच्छा ये पैसे, ये रिसोर्स आपके पास आ गया, लेकिन इस रिसोर्स के अभी आपने पैसे नहीं दिए, तो दैट इज़ 300 आउटस्टैंडिंग। अकाउंट पेएबल वो 300 आ गए। अगेन अगर अब हम इसको करते हैं टोटल, तो एसेट्स हमारे पास कितने आ गए, हमारे पास एसेट्स क्या क्या हैं, कैश 3,500, टूल्स एंड इक्विपमेंट 2,800, और एक ट्रक जो हमने क्रेडिट पे ख़रीदा था जिसके हमने सिर्फ 2,000 दिए थे, लेकिन हमने उसकी पूरी वैल्यू लिखी है यहाँ पे 15,000, 15,000। तो अब टोटल कितना हो गया, 21,300। दीज आर आवर एसेट्स। लाइबिलिटी साइड पे जाते हैं, लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, 13,000 जो ट्रक के अभी हमने देने हैं, उसके बाद 300 अकाउंट पेएबल जो हमने अभी रिपेयर पार्ट्स खरीदे थे वो, तो लाइबिलिटीज़ हमारी कितनी होगी, 13,300। और ऑनर ने अभी तक कितने इन्वेस्ट किए थे, $8,000। अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं है कि ऑनर ने कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया, और ना ही ऑनर ने कोई और पैसे जो है बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो वो उतने ही रहेंगे 8,000। तो 13,300 प्लस 8,000 दैट इज़ 21,300। अगेन एसेट्स आर इक्वल टू द लाइबिलिटी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। अब आगे जाके जो है वो जिल को जो है वो रियलाइज़ हुआ कि वो जो उसने चीज़ें ख़रीदी थी वो कुछ ज़्यादा ख़रीदी थी, जो रिपेयर पार्ट्स ख़रीदे थे वो ज़्यादा थे, उसको 300 के नहीं ख़रीदने चाहिए थे, वो कुछ ज़्यादा ख़रीद लिए थे उसने। मतलब कहने का ये है कि उसको 50% ख़रीदने चाहिए थे, तो वो उसको ज़्यादा देर नहीं लगी। 18 मई को उसको रियलाइज़ हुआ कि वो उसने ज़्यादा ख़रीद लिए थे, और उसने क्या किया कि उसको सेल कर दिया ABC लॉन कंपनी के। वो एक और ABC कंपनी है, उसको क्या किया कि वो जो 300 वाले खरीदे थे उसमें से हाफ 50% जो है वो उसने उसको सेल कर दिए, बेच दिए कि अच्छा ये इक्विपमेंट मेरे इस्तेमाल में नहीं आने लगा, ये मैंने पैसे फजूल इन इक्विपमेंट्स में लगा दिए हैं, ये आप जो है वो ख़रीद लें। उसकी बात हुई ABC कंपनी को, उसने ABC कंपनी को वो जो है दे दिए, और ABC कंपनी ने क्या कहा कि अच्छा ठीक है मैं इक्विपमेंट जो है आपसे ले लेता हूँ,
लेकिन पैसे जो है मैं अभी नहीं दूंगा, उसको मैं 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो पैसे दे दूंगा। अब क्या हुआ, एक तो जब आपने इक्विपमेंट खरीदे थे तो क्या था कि जी वो आपका एसेट इंक्रीज हुआ था। अब इक्विपमेंट आप सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपका जो सा एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो अब वो जो जिस हेड में आपने शो किया था टूल्स एंड इक्विपमेंट में, वहाँ से आपने 150 माइनस कर दिए। 150 जब माइनस हो गए तो अब आपने उसको दे दिए। उसके बाद आपके पास कैश आना चाहिए था। अगर कैश आ जाता तो सिंपली आपने क्या करना था कि कैश को बीच में ऐड कर लेना था। जो 3500 आपका कैश अभी 3500 शो हो रहा है, तो आप सिंपली ऐड कर लेते तो वो कितना हो जाना था 3650। लेकिन अभी वो उसने क्या कहा, थोड़ा सा चालाक था, उसने कहा जी कि अभी मैं आपको पैसे जो है वो नहीं दूंगा, इसको 30 डेज जो है मैं इसमें लूँगा। तो आपने क्या किया कि अकाउंट रिसीवेबल शो कर दिया 150 के। सेम अगर आप प्रीवियस ट्रांजैक्शन को देखें तो उसमें क्या हुआ था कि आपने इक्विपमेंट ख़रीदा था, आपने पैसे नहीं दिए थे, तो आपने क्या शो कर दिया था अकाउंट पेबल। अब आपने वो इक्विपमेंट भेज दिया, एक्सेसिव था आपके लिए, आपकी ज़रूरत के ज़्यादा था। आपने क्या किया कि उसको बेचा और पैसे आपको नहीं मिले, तो आपने अकाउंट रिसीवेबल शो कर दिया कि अकाउंट रिसीवेबल मीन के अभी आपने पैसे उनसे लेने हैं। अगेन अगर आप देखें तो क्या होगा कि एसेट्स कितने आ रहे हैं 21,300 और लाइबिलिटीज़ कितनी आ रही हैं 13,300। ऑनर इक्विटी 8,000, उसमें कोई चेंज नहीं आया। 21,300 हमारे पास टोटल आ गए। तो एसेट्स हमारे पास इक्वल आ गए हैं लाइबिलिटीज़ के। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। अच्छा, 25 मई को 18 मई को उसने पार्ट्स बेचे थे किसको, एबीसी कंपनी को। तो एबीसी कंपनी ने क्या किया कि 25 मई को जो भी पार्ट्स बेचे थे उसमें से 50% जो है $75 जो है वो वापस दे दिए। उन्होंने कहा जी ठीक है, मेरे पास पैसे आ गए हैं, अब आप ये $75 जो है वो ले लें। तब वो $75 आपके पास आए तो आपके पास कैश आ रहा है। आपने क्या किया कि $75 को कैश में ऐड कर दिया। 3,500 थे, उसमें आपने कैश $75 ऐड किया तो 3,575 आपके पास आ गए। और अब अकाउंट रिसीवेबल आपके डिक्रीज़ किए थे, अब आपने बाकी कितने लेने हैं 150 में से आपने 75 माइनस कर दिए, तो अब आपके पास बाकी जो बचे हैं दैट इज़ 150 नहीं है, आप 75 माइनस करेंगे दैट इज़ 75। तो अब अकाउंट रिसीवेबल आपका 75 रह गया। बाकी इसमें एसेट्स में और लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं हुई। टोटल अगर आप कर लेते हैं तो 21,300 इस साइड पे आ गए और 21,300 उस साइड पे आ गए। तो ये बहुत चीज़ें जो सी दोनों चीज़ें जो सी है वो आपकी बराबर हो गई हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। अच्छा, आगे 28 मई को क्या हुआ कि जी अच्छा जे को भी कुछ ख्याल आया कि यार जो उसने इक्विपमेंट्स लिए थे उसको जो से $300 के जो इक्विपमेंट्स के जो पार्ट्स लिए थे जिसको हमने टूल्स एंड इक्विपमेंट्स में शो किया था, हमारे पास एक एसेट्स आया था, तो उसके पैसे जे ने भी जो है वो देने थे। तो अब उसने क्या किया कि चलो मैं भी 28 मई को टाइम पूरा हो गया तो मैं थोड़े से पैसे जो है उसमें से भी दे देता हूँ। तो अब वो 300 के लिए थे, उसने भी क्या किया कि 50% जो है उसकी पेमेंट कर दी। $150 जो है उसने क्या किया कि अकाउंट पेबल के हेड में से पे कर दिया। अब $150 उसने पे किया तो लाजमी बात है कि आपका कैश जो है वो $150 कम होगा। तो $150 कैश कम हो गया। वो जो 3,575 था उसमें से $150 आपने माइनस किए तो आपके पास कितने रह गए $3,425 कैश आपके अभी हैंड में है, क्या कैश आपके बैंक में है। और बाकी अगर हम दूसरी साइड लाइबिलिटी पे जाएं तो लाइबिलिटी आपकी क्या हुई, रिड्यूस हो गई। 300 की थी, $300 की थी, अब वो लाइबिलिटी आपकी रिमेनिंग रह गई है 150 की। तो अब अकाउंट पेएबल जो है दैट इज नाउ 300 माइनस 150, रिमेनिंग कितना रह गया 150। तो अगर अगेन हम फिर दोबारा एसेट्स और लाइबिलिटी का टोटल करते हैं तो दैट इज़ 21,000। अभी थोड़ी सी चेंज आ गई है, पहले हमारा जो सा था वो ये अमाउंट नहीं आ रही थी। अगर अब हम इसको चेक करते हैं तो दैट इज़ 21,000। पहले हमारा लास्ट उस ट्रांजैक्शन पे 21,300 आ रहा था,
अब क्या हुआ कि एसेट भी हमारे डिक्लाइन कर गए और लाइबिलिटी भी हमारी डिक्लाइन कर गई है। अगर प्रीवियस स्लाइड पे जाएं तो प्रीवियस स्लाइड में क्या होता है 21,300। अब अगर आप देखें तो दैट इज़ 21,150। तो 50 आपके रिसोर्सेज भी डिक्लाइन किए और रिसोर्सेज किसके पास चले गए, जिन लोगों ने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए थे, दैट इज़ 21,150। तो बोथ साइड बिकम इक्वल। उसके बाद क्या हुआ, 29 मई को जे रिकॉर्डेड लोन केयर सर्विस provided during the May 750 all client paid cash। अब जो मई के महीने में जे ने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की थी लोन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब इसमें ये देखें कि ये एक सर्विसिंग कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि टाइप ऑफ बिजनेस पढ़े थे आपको, अगर आपको याद हो, रिपीटेड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था, मर्चेंडाइजिंग था और सर्विस था। तो ये एक ऐसी कंपनी जे ने बनाई है जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि लोन आपने अगर अपने घर का मेंटेन करना है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जे से कांटेक्ट करें, वो आके पर वीक या जिस तरह का भी उसका एग्रीमेंट होगा वो आपके लोन को मेंटेन करेगा और एट द एंड ऑफ मंथ यू हैव टू पे। जिस तरह ये वही एग्जांपल है, ये तो गोरों की एग्जांपल है। जिस तरह हमने क्या किया होता है कि एक माली को रखा होता है, ठीक है, तो वो तो माली अनपढ़ होते हैं, उन्होंने कोई कंपनी बनाई नहीं होती। तो वो पढ़ा लिखा बंदा होता है तो वो क्या करता है कि वो कंपनी बना लेता है और उसमें सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। तो आप एक माली को हायर कर लेते हैं और कहते हैं कि जी आई विल गिव यू द 500 रुपीज़ फॉर 1 मंथ, पर मंथ 500 दूंगा, आप आएँ, इनको पौधों को देखें, इनको मेंटेन करें, इनको खाद वगैरह डालें, जो कुछ भी करना है। तो इसी तरह जे ने भी यही काम किया हुआ, लेकिन जे जो है वो गोरा है और पाकिस्तान में जो है वो गोरे नहीं होते। तो यहाँ पे गोरे ने क्या किया है कि जी वो रिकॉर्ड किया है एक महीने में जितने भी उसने सर्विसेज प्रोवाइड की थी और उसके सारे क्लाइंट अच्छे थे, उन्होंने $750 जो है उसको पे कर दिए। तो $750 जो है $750 जो है वो कैश में पे हुआ, तो 750 जो है कैश इंक्रीज कर गया। उसके बाद अब दिस इज़ द अर्निंग किसकी होगी, दैट इज़ द अर्निंग ऑफ ऑनर की अर्निंग होगी। तो वो क्या हो जाएगा कि रिटेन अर्निंग में 750 जो है वो आ जाएंगे, 750 रिटेन अर्निंग में आ जाएंगे। अभी हम सिर्फ इस चीज़ को, आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि दिस इज़ द रेवेन्यू, तो रेवेन्यू को तो हम इनकम स्टेटमेंट में जाके शो करते, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो अभी हमने इनकम स्टेटमेंट को नहीं छेड़ा, अगले लेक्चर्स में जाके हम उसको भी देखेंगे कि यार उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो फिलहाल मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी अकाउंटिंग स्टार्ट की जाती है तो वो स्टार्ट की जाती है या समझने के लिए, अकाउंटिंग स्टार्ट तो लाजमी बात है, वो बाकी चीज़ों से होते हैं, लेकिन समझने के लिए हमें सबसे पहले बैलेंस शीट का समझना जो है वो ज़रूरी है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ये हमें समझ आ जाती है तो उसके बाद बाकी जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको समझने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, बात हो रही थी कि जे की जितने भी सर्विस थी उसके पैसे जो है आपके पास आ गए, 750 रुपये आए, आपने कैश आपका इंक्रीज़ हुआ और रिटेन अर्निंग जो है वो इंक्रीज़ हुई। अब उसके बाद आप दोबारा अगर नज़र डालें एसेट्स पे, तो एसेट जो हैं वो जो लास्ट टाइम हमारे 21,150 थे, अब इंक्रीज़ करके 21,900 हो गए हैं। एसेट से 21,900। और अगर लाइबिलिटी साइड पे जाएं तो लाइबिलिटीज़ जो सी हैं वो इंक्रीज़ नहीं हुई, 13,150 हैं। और ऑनर इक्विटी पे नज़र डालें तो ऑनर बिकम हैप्पी कि $8,000 $8,000 उसने इन्वेस्ट किए थे और एक महीने में उसको कितना जिनसे अर्निंग हुई 750। तो टोटल लाइबिलिटी साइड अगर देखें ऑनर लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, तो दैट इज़ 21,900। अब उसके बाद 31 मई को क्या हुआ कि जे ने जो है गैसोलीन जो है वो परचेज़ की है, जो वो उसने लोन मूवर जो है वो रखा हुआ था जिससे वो घास काटता था, उसके अंदर लाजमी बात है कि वो गैसोलीन मीन के जो उसके अंदर डीज़ल डालता है वो उसने ख़रीदा है। अब वो डीज़ल जो है उसने ख़रीदा है, वो एक तो उसके अंदर वो जो मशीन चला रहा है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, उसको जो है वो डीज़ल से चलाएगा या पेट्रोल उसके अंदर डालेगा, और उसके साथ साथ उसने ट्रक के लिए जो है वो पेट्रोल जो भी ख़रीदा था मई के अंदर, ऑन May 31,
वो पता चला कितना जी, वो $50 जो है उसने एक्सपेंस किया था। अब $50 जो है वो खर्च हुए हैं, दैट इज़ एन एक्सपेंस है आपका। तो क्या होगा कि कैश में से $50 जो है वो माइनस हो गए। तो पिछली स्लाइड में हमारे पास कितने थे, 4175। तो अब हमारे पास कैश कितना है, दैट इज़ 4125। $50 जो है वो पेट्रोल के उसने खर्च कर दिए। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि रिटेन अर्निंग में से अब $50 जो है वो माइनस हो गए, जो उसने $750 $750 जो उसने अर्न किए थे लोन की मेंटेनेंस से। तो अब वो उसमें से 50 माइनस हो गए, अब उसके पास कितने रह गए, 700। अगेन अगर हम देखते हैं कि एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, तो दैट इज़ 21,000 एस 21,850 इज एसेट एंड 21,850 इज द लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट जो जेजे ने नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो क्या की है। अभी तक जो जेजे ने एक्टिविटीज़ की थी उसको अगर हम समराइज़ कर लें, इकट्ठा कर लें, तो हमारे पास ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। तो अगर हमें इसको एनालाइज करेंगे, जो एक्टिविटीज़ की थी जेजे ने, तो वो कहाँ किसके साइड में जाएंगी। तो अगर आप देखें, ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट आपके पास एक कॉलम आ रहा है, दिस ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। जो फर्स्ट जिसमें कैश लिखा हुआ है, ये ट्रांजैक्शन जो सी हैं, ये अगर आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे देखें कि ये सारी ट्रांजैक्शन जो सी हैं, दीज इफेक्ट आर इम्पैक्ट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये कैश फ्लो की स्टेटमेंट पे जाके इनका इम्पैक्ट होगा, इसका असर होगा। और ये जो ट्रांजैक्शन रिटेन अर्निंग की हैं, ये कहाँ पे जाएंगी, ये जाएंगी इनकम स्टेटमेंट में। दिस ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट द इनकम स्टेटमेंट। ये जो एट द एंड ऑन रिटेन अर्निंग की है, रिटेन अर्निंग में अगर आपको याद हो $750 आए थे, उसमें से 50 जो है वो पे कर दिए थे गैसोलीन के लिए, पेट्रोल खरीद लिया था, और 700 जो है वो बाकी बच गए। लेट्स प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर जेजे लोन्स केयर कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मई 2003। तो अब हम इसके क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं, और उसके साथ जो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है वो बनाते हैं। मई में जो सी भी एक्टिविटीज़ जो है जेजे ने की थी। तो जेजे की जो इनकम स्टेटमेंट है, सबसे पहले हम लिखेंगे जेजे लोन केयर सर्विस, जो उसकी कंपनी का नाम है। उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट के बारे में लिखेंगे कि जी हम कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे। फॉर द मंथ एंडिंग, किस महीने की बन रही है, दैट इज़ द मई 31 मई 2003। तो 2003 में कौन सी इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, अब इनकम स्टेटमेंट में क्या किया कि जी हमने लिखा द सेल्स रेवेन्यू, कि सेल्स क्या हुई है, सर्विसेज जो प्रोवाइड की उसने, उससे उसने क्या रेवेन्यू जनरेट किया, दैट इज़ 750। और उसके बाद एक्सपेंस कितने थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम लेके जाएंगे गैसोलीन को, जो उसने फ्यूल जो सा ख़रीदा, पेट्रोल या डीजल जो भी था, तो वो 50 का उसने परचेज़ किया। तो हमारे पास नेट इनकम क्या हुई, दैट इज़ $700 जो सा उसकी जो सा नेट इनकम हुई। इन्वेस्टमेंट बाय द पेमेंट टू द ऑनर आर नॉट इंक्लूडेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट। के इनकम स्टेटमेंट में जो इन्वेस्टमेंट बाय एंड पेमेंट टू द ऑनर, इनकम स्टेटमेंट में हम जो भी इन्वेस्टमेंट ऑनर को पेमेंट करते हैं या ऑनर ने पेमेंट की होती है बिजनेस में, वो इनकम स्टेटमेंट में शो नहीं की जा सकती। पहले भी आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आते हैं, और उसको हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपेंसेस कैसे आते हैं, मतलब रेवेन्यू कैसे कहाँ लिखा जाता है और एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखा जाता है, और आगे डिटेल से इसको जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद अब हमारे पास आ गई स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। जेजे कंपनी की जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है वो क्या है, फॉर द मंथ एंडिंग 31 मई 2003। तो इसको भी हमने कैटेगराइज किया था, आई रिपीट इट, के जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होती है ये 4
सॉरी 3 चीज़ों में जो है वो 3 के उस हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर दी जाती है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं कि जो ऑपरेशन से कैश जनरेट किया जाता है या ऑपरेशन में कैश जो है वो या पैसे जो है वो खर्च किए जाते हैं, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है। तो अभी आप देखें कि जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश रिसीव फ्रॉम रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, जो कैश आपके पास आया, अभी तो हमारे पास एक जगह से आया था या जो भी हमारा उस मंथ में आया था, तो दैट इज़ 750। तो अगर टोटल ये 1000 होता तो हम 1000 लिख देते, 2000 होता तो 2000 लिख देते। उसके बाद इस कैश को जनरेट करने के लिए कितने एक्सपेंसेस जो है वो हुए हैं, उस कैश को जनरेट करने के मतलब जो कैश एक्सपेंसेस हुए हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व था, जिसमें कैश पे किया गया है, तो कैश पेड फॉर दीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दैट इज़ 50। तो उसके बाद नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दैट इज़ $700। तो $700 जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ने प्रोवाइड किए हैं। तो अगर हमारा कैश जनरेशन जो सी है वो कम होती या कैश रिसीव कम होता और एक्सपेंस ज़्यादा होता, तो फिर ये 700 की बजाय ये अमाउंट नेगेटिव में शो हो जाती। तो उसमें कैश प्रोवाइडेड नहीं आएगा, तो फिर कैश पेड होगा बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सेकंड हमारे पास आ जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, बल्कि फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इन्वेस्टिंग वो होती है कि जिसमें आप एसेट्स को परचेज़ करते हैं, रिसोर्सेज को परचेज़ करते हैं या उन एसेट्स को सेल कर दिया जाता है। अब लोन मूवर्स को जो है वो परचेज़ किया गया था, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 2500 आपने परचेज़ किया था, तो कैश जो है वो आपने पे किया था उसको परचेज़ करते हुए, तो वो आप ब्रैकेट में जो अमाउंट शो हो रही होती हैं वो नेगेटिव को शो करती हैं कि कैश जो है आपका आउटफ्लो है, और जो ब्रैकेट में नहीं होती वो कैश इनफ्लो को शो करती हैं। परचेज़ ऑफ द लोन मूवर, वो आपने जो है परचेज़ किया था कितने का, 2500 का, और उसके बाद मतलब ट्रक जो है वो आपने परचेज़ किया। अब यहाँ पे आप ये बात नोट करें कि ट्रक जो है उसकी कॉस्ट कितनी थी, $15,000, राइट। तो आपने कैश कितना पे किया था, जितना आपने कैश पे किया था, एज वी आर मेकिंग द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो जितना कैश आपने पे किया था उतना हम सिर्फ जो है इसमें लिखेंगे, हम 15,000 नहीं लिखेंगे, वी पेड ऑनली 2000, तो 2000 हमने इसमें मेंशन कर दिया और वो हमने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ था कि जी कलेक्शन ऑफ सेल ऑफ रिपेयर पार्ट्स, तो बल्कि इससे पहले जो है पेमेंट ऑफ रिपेयर पार्ट्स जो है वो थी, लेकिन हमने रिपेयर पार्ट्स ख़रीद लिए थे लेकिन उसको पेमेंट नहीं की थी, तो इसलिए हमने उसको बाद में रखा, क्योंकि हमने पार्ट्स पहले ख़रीदे थे लेकिन पेमेंट उसकी बाद में की थी। पेमेंट्स ऑफ रिपेयर पार्ट्स आपने क्या किया था कि अगर आपको याद हो कि जेजे ने $300 के जो है वो पार्ट्स ख़रीदे थे, बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि ये $300 जो है वो ज़्यादा हैं, तो इसको ऐसा कर लिया जाए कि कम कर लिया जाए, तो उसने वो कम करके जो है 150 के ABC कंपनी को जो है वो सेल कर दिए थे, और ABC कंपनी ने कुछ दिनों के बाद उसको $75 जो है वो पे किए थे, तो वो हमने यहाँ पे एज कैश इनफ्लो जो है मेंशन कर दिया इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कि आपने एसेट्स को सेल किया और उसको सेल करके आपके $75 जो है वो आए। उसके बाद क्या हुआ था कि थोड़े दिनों के बाद आपने भी क्या किया कि वो रिपेयर पार्ट्स जो ख़रीदे थे उसकी पेमेंट कर दी, तो अब वो 300 के ख़रीदे थे, आपने 150 की पेमेंट की, तो पूरे 300 तो नहीं लिखेंगे आप, जो कैश आप पे करेंगे वो आपने लिख दिया, पेमेंट फॉर द रिपेयर पार्ट 150, वो नेगेटिव में चला गया। अब हमने क्या किया कि जितनी नेगेटिव अमाउंट थी उनको टोटल किया और एक पॉजिटिव थी 75 को उसको माइनस कर दिया, तो नेट कैश यूज्ड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो हमारे पास कितना आया, 4575
4775 जो है दिस इज़ द नेट कैश यूज बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के हमने जो भी रिसोर्सेज परचेज किए हैं उन सब पे जो खर्चा हुआ है, जो वो रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उनमें से जितना कैश हमने लगाया है वो सारा किस पे था, इससे था। उसके लिए हमारे पास $4575 खर्च हुए हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मैंने ये बताया था कि जो पैसा आपके पास बिजनेस में आ रहा होता है, दो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, नंबर वन इज़ द ऑनर एंड नंबर सेकंड इज़ द क्रेडिटर्स, जो आपको चीज़ें उधार पे देते हैं या पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर सिंपल कितनी थी, कैश इन हुआ $8000। उसके बाद क्या हुआ कि इंक्रीज इन द कैश फॉर द मंथ। अच्छा, इसमें यह है कि ऑनर की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 8000 थी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश जितना है, इसके अलावा कैश जो सा बिजनेस में कोई और नहीं आया, तो इसलिए हमने सिर्फ क्या किया कि 8000 को ही मेंशन किया है इसमें। उसके अलावा हमने कोई चीज़ जो है ना, किसी क्रेडिटर्स ने आपको पैसे दिए हैं, चीज़ें जो खरीदते हैं दैट इज़ समथिंग सेपरेट, लेकिन जो आपके पास कैश में आता है वो एक्टिविटीज़ जो सी हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। कि ऑनर के पास पैसे नहीं हैं, उसने किसी और से पैसे लेके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, एक किस्म का लोन लिया है, तो वो भी क्या होगा कि वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो यहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो वो इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर कितने 8000। तो अब टोटल अगर हम करें तो $700 जो है दैट इज़ कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में उसमें हमारा कैश जो है यूजली इसमें नेगेटिव ही होता है, इसमें पॉजिटिव नहीं आता, दैट इज़ 4575। और उसके बाद क्या हुआ कि कैश फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 8000, और इंक्रीज इन द कैश फॉर द मंथ कितना कैश इंक्रीज हुआ, दैट इज़ 4125। कैश बैलेंस फर्स्ट मई को कितना था, नील था, और एट द एंड ऑफ दिस मंथ द कैश बैलेंस इज 4125। तो दिस इज़ द कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपने देखी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आई, कैसी आई और कैसे इनको बनाया। ये तो था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो सी है, आज हमने इसकी प्रैक्टिस की कि जी कैश फ्लो स्टेटमेंट हम किस तरह बनाते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो आई होप कि दिस इज़ एनफ फॉर टुडे लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम इसी से स्टार्ट करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो सी हैं वो उसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ पे क्यों आती हैं, और आई विल रिपीट इट अगेन ताकि आप लोगों को जो है इसको समझने में प्रॉब्लम ना आए। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।